नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में जाने वाले हैं जिसने हाल ही में सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। 8वां वेतन आयोग। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक रूटीन वेतन संशोधन का मामला नहीं रह गया है। आजकल हेडलाइंस में एक बहुत ही चौंकाने वाला नंबर बार बार घूम रहा है। सैलरी में 400% की बढ़ोतरी का फॉर्मूला। सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय लगता है ना? तो चलिए बिना किसी पक्षपात के सीधे तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर समझते हैं कि आखिर कर्मचारी संगठन क्या मांग रहे हैं और सरकार के सामने असली आर्थिक चुनौतियां क्या हैं। ठीक है, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम इन मुख्य बिंदुओं को कवर करेंगे। पहला, ये 400% सैलरी हाइक आखिर है क्या? दूसरा, फिटमेंट फैक्टर का गणित समझेंगे। तीसरा, हम देखेंगे कि ये मामला सिर्फ बेसिक पे तक सीमित नहीं है। चौथा, सरकार किन वित्तीय चुनौतियों से जूझ रही है। और अंत में आगे क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, 400% वेतन वृद्धि। आइए इन भारी भरकम मांगों की सच्चाई समझते हैं। देखिए, यह 400% का आंकड़ा कोई हवाई बात नहीं है और ना ही सिर्फ ध्यान खींचने के लिए है। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन यानी IRTSA जैसे प्रमुख कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग को जो प्रस्ताव भेजा है वो सच में ऐतिहासिक है। इस प्रस्ताव के हिसाब से कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन में 400% से भी ज्यादा का उछाल आ सकता है। और यही वो नंबर है जिसने अचानक से इस पूरी प्रक्रिया को एक राष्ट्रव्यापी बहस में बदल कर रख दिया है। अब इस स्लाइड को देखिए, ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि इन प्रतिशतों का असल जिंदगी में आपकी सैलरी स्लिप पर क्या मतलब होता है। अगर हम मिड लेवल कर्मचारियों यानी लेवल 6 से 8 की बात करें, जिनका अभी बेसिक पे 45,000 रुपए है, वो सीधे छलांग लगाकर 1.57 लाख रुपए हो सकता है। और जरा सीनियर लेवल यानी लेवल 17 और 18 पर नजर डालिए। 2.5 लाख रुपए का बेसिक पे सीधे 10.95 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। मतलब ये सिर्फ कोई छोटा मोटा इंक्रीमेंट नहीं है, ये पूरी सैलरी स्ट्रक्चर को ही बदलने की मांग है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर। फिटमेंट फैक्टर क्या है? आइए इस सैलरी के पीछे के गणित को डिकोड करते हैं। इस पूरी बहस के केंद्र में अगर कोई एक शब्द है तो वो है फिटमेंट फैक्टर। आसान भाषा में कहें तो ये एक बहुत ही सीधा मल्टीप्लायर है। जब नई बेसिक पे तय करनी होती है तो बस आपकी मौजूदा बेसिक पे को इसी फैक्टर से गुणा कर दिया जाता है। पिछले यानी 7वें वेतन आयोग में ये मल्टीप्लायर 2.57 था, लेकिन इस बार डिमांड बहुत बड़ी है। कुछ यूनियन 3.83 मांग रहे हैं, कुछ 4.0 और कुछ तो इससे भी आगे की मांग कर रहे हैं। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इसने पुरानी सारी परंपराओं को तोड़ दिया है। हमेशा से सभी कर्मचारियों के लिए बस एक सिंगल फिटमेंट फैक्टर होता था, लेकिन IRTSA ने एक 5 टियर यानी 5 स्तरीय प्रस्ताव सामने रखा है। इसमें लेवल 1 से 5 के लिए 2.92 और टॉप सीनियर्स यानी लेवल 17-18 के लिए सीधे 4.38 का मल्टीप्लायर मांगा गया है। एक समान वेतन वृद्धि की बजाय हर स्तर के लिए अलग वृद्धि। ये सच में एक अभूतपूर्व अप्रोच है। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों? इस अनोखे प्रस्ताव के पीछे उनका तर्क बड़ा ही सीधा है। एसोसिएशन का कहना है कि मौजूदा सिस्टम में जूनियर और सीनियर कर्मचारियों की सैलरी के बीच का जो अंतर है वो सिकुड़ गया है। खासतौर पर रेलवे में सुरक्षा से जुड़े अहम तकनीकी पदों पर ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये नया 5 स्तरीय फॉर्मूला इसी अंतर को ठीक करने और जिन पर ज़्यादा जिम्मेदारी है उन्हें बेहतर मुआवजा दिलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, बेसिक पे से कहीं अधिक। यहाँ हम समझेंगे कि वेतन फॉर्मूले को आधुनिक बनाने की बात क्यों हो रही है। देखिए, सैलरी स्ट्रक्चर में एक बहुत ही बुनियादी बदलाव की मांग की जा रही है। दशकों से ना सैलरी की गणना ये मानकर की जाती रही है कि एक परिवार में औसतन 3 सदस्य होते हैं। लेकिन क्या आज के समय में ये हकीकत है? बिल्कुल नहीं। अब मांग ये है कि इस फैमिली यूनिट को 5 सदस्यों का माना जाए। आधुनिक परिवारों पर आर्थिक दबाव बहुत ज्यादा है। लोगों को अपने जीवन साथी और बच्चों के साथ साथ अक्सर अपने बुजुर्ग माता पिता का भी खर्च उठाना पड़ता है। एजुकेशन, हेल्थ केयर और घर का खर्च जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसे देखते हुए ये पुराना 3 लोगों वाला फॉर्मूला अब बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं रहा। और बात सिर्फ फैमिली यूनिट पर नहीं रुकती, इसके अलावा भी कई बड़ी मांगें टेबल पर हैं,
जैसे कि तकनीकी कर्मचारियों के लिए एक अलग पे स्ट्रक्चर, तेजी से प्रमोशन, हर साल 5% का इंक्रीमेंट, और हाँ, बेसिक पे में 50% महंगाई भत्ता यानी डीए को मर्ज करना। पेंशन का मुद्दा भी काफी अहम है। दिलचस्प बात यह है कि अब कई यूनियन पूरी तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस पर लौटने की बजाय ओपीएस जैसी पेंशन सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, जिसमें डीए से जुड़ी एक गारंटीड पेंशन हो जो एनपीएस के बाजार वाले जोखिमों से बचा सके। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। सेक्शन 4, सरकार का संतुलन। आइए वित्तीय वास्तविकताओं और चुनौतियों को समझते हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि सरकार के सामने मौजूद आर्थिक हकीकत सच में बहुत चुनौतीपूर्ण है। अगर फिटमेंट फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाता है तो ये सिर्फ आज की सैलरी नहीं बढ़ाता, ये भविष्य की पेंशन और रिटायरमेंट लायबिलिटीज़ को भी रॉकेट की तरह ऊपर ले जाता है। इसका एक बहुत बड़ा रिपल इफेक्ट भी होता है। मतलब अगर केंद्र सरकार वेतन बढ़ाती है तो राज्य सरकारों पर भी ऐसा ही करने का भारी दबाव आ जाता है, और जब इतना सारा पैसा एक साथ अर्थव्यवस्था में उतरेगा तो राष्ट्र स्तर पर महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ने का एक बहुत ही वास्तविक खतरा पैदा हो जाता है। सच कहूं तो ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने जैसा काम है। और मजे की बात यह है कि अंदरूनी तौर पर कुछ यूनियन प्रतिनिधि भी निजी तौर पर मानते हैं कि उनकी हर एक मांग को जस का तस मान लेना सरकार के लिए संभव नहीं होगा। सरकार को कर्मचारी कल्याण की जायज जरूरतों और देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती के बीच कोई न कोई बीच का रास्ता खोजना ही पड़ेगा। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, आगे क्या होगा। चलिए इस पूरी कंसल्टेशन प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। सबसे पहले इस पूरी प्रक्रिया के मानवीय स्तर यानी इसके ह्यूमन स्केल को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ फाइलों में दर्ज एक आर्थिक नीति नहीं है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का सीधा असर 1.1 करोड़ से अधिक लोगों पर पड़ने वाला है। इसमें हमारे मौजूदा सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी और उनके परिवार शामिल हैं, जो इन फैसलों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये एक बहुत ही विशाल संख्या है। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ने वाली है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में ये आयोग देश भर में एक व्यापक कंसल्टेशन का काम कर रहा है। नवंबर 2025 में इसके गठन के बाद 2026 की शुरुआत में दिल्ली में अहम बैठकें होंगी। फिर जुलाई 2026 में टीम भुवनेश्वर जाएगी और 2026 के अंत तक लखनऊ, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर में अलग अलग यूनियनों और पेंशनभोगी समूहों के साथ जमीनी स्तर पर बातचीत की जाएगी, ताकि सबकी समस्याएं सीधे सुनी जा सकें। और अंत में हम उसी एक बड़े सवाल पर आकर खड़े होते हैं। एक तरफ कर्मचारियों की बढ़ती आर्थिक ज़रूरतें और जायज़ उम्मीदें हैं, तो दूसरी तरफ देश के खजाने की सीमाएं और महंगाई का डर है। क्या इस मुश्किल आर्थिक माहौल में इन दोनों चीज़ों को सफलतापूर्वक संतुलित किया जा सकेगा? 8वें वेतन आयोग का अंतिम फैसला इसी चुनौती का जवाब देगा और हम सभी की नज़रें इस पर टिकी रहेंगी। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।